हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बिहार बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में हमारा जो विषय है भूगोल, हमने वो शुरू किया है और हमारी किताब का नाम है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया का यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट उसका बिहार बोर्ड सॉल्यूशन। बिहार बोर्ड सॉल्यूशन मतलब हर एक यूनिट के पीछे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज पूछी जाती हैं। आइए बस इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पे जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का बिल्कुल आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते एक एक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको अगर जिन प्रश्नों के उत्तर पता है, अगर MCQ वाला टिक मार्क करना है तो आप जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं और आपको पता है इसका उत्तर तो आपका कमेंट बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट लगातार नहीं आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो लोग देख रहे हैं क्या उनके लिए चीज़ें इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो बिहार बोर्ड के जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं वो लोग इन वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों तक इसको जो है सर्कुलेट करें। प्रश्न क्रमांक 1 है, कृषि कार्यों में शामिल है। क्या शामिल है कृषि कार्य में? ऑप्शन नंबर 1, क्या भूमि को जोतना शामिल है? ऑप्शन नंबर बी, क्या पशुओं को पालना शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, क्या मछली पालन करना शामिल है? या ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो कृषि कार्य में ये तीन की तीन ही चीजें आती हैं, इसलिए उपर्युक्त सही इसका सही उत्तर होगा। तो ग इज द राइट आंसर, क्योंकि हमको पता है पशुपालन करना, कृषि और मछली पालन करना ये सब कृषि का ही तो प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ते हैं, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? मतलब जिस जगह पर ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ कौन सी खेती की जाती है? तो दोस्तों जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, जहाँ पर बोझ ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर वैसी खेती तो करनी पड़ेगी जो साल में कम से कम 1 से ज़्यादा बार हो। 2 बार या 3 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंचाई की सुविधा तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार की खेती से तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए 1 से ज़्यादा बार जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, बस अगर आपको पता है तो आपका उत्तर सही होने वाला है। क्या ऐसी खेती को झूम खेती कहते हैं? तो झूम खेती तो आदिवासी जनसंख्या करती हैं, जहाँ पर जंगलों को काट कर की जाती हैं। अंतर कृषि तो है जो है बीज के फसल बोना वाला अंतर कृषि हो गया है। और गहन कृषि जो होता है ये साल में 1 से ज़्यादा फसलें बुआई करना। और ट्रक फार्मिंग तो साग सब्जी फल फूलों की खेती होती है। तो 1 से ज़्यादा की खेती करना मतलब गहन कृषि में ही आता है। यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होती है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी होता है इसमें। तो गहन कृषि ही इसका सही एग्जाम्पल है। गहन कृषि वो कृषि है जिसमें जो है ज़्यादा जनसंख्या का भार होने पर इसी प्रकार की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर बिहार में सबसे प्रचलित जो खेती हैं वो अगर कोई है तो सबसे प्रचलित जो खेती है वो कौन सी है? वो आपकी यही खेती है। कौन सी? गहन कृषि सबसे प्रचलित खेती है बिहार में। तो यह आप जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर जो MCQ नंबर 3 है उसको पढ़ते हैं। इनमें कौन समूह रबी की फसल से संबंधित हैं? ये आपके पास ऑप्शन है, गेहूं, चावल, चना, धान, मक्का, जूट, गेहूं, मटर। इनमें से कौन सी ऐसी फसलें हैं जो रबी की फसल है? तो पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि आखिर ये रबी की फसल होती क्या है। तो रबी की फसल क्या होती है? ये रबी की फसल आपकी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। अप्रैल में कटाई की जाती है। तो ऐसी फसल को हम लोग रबी की फसल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आता है आपका गेहूं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आता है आपका चना, इसके एग्जाम्पल में आता है आपका मटर, है ना। तो ये एग्जाम्पल में आते हैं। तो बस आपको ग्रुप ढूंढना है। देखिए चावल जो है ना, ये चावल यहाँ पर खरीफ की फसल है जो बरसात में उगती है, तो खरीफ में डाला गया इसको। जबकि गेहूं तो चलो ठीक है आपकी एक फसल है। धान चावल को ही बोलते हैं, खरीफ की फसल है। चना ठीक है आपकी रबी की फसल हो गई।
मक्का जो है, ये मक्का आपकी खरीफ की फसल है, मक्का बारिश के दिनों में होती है, तो ये तो मैच नहीं खा रहा है। और गेहूं और मटर दोनों की दोनों क्या है कि दोनों की दोनों रबी की फसल है, तो ये रबी की फसल है, रबी फसल है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा आपका, घ इज द राइट आंसर, यानी गेहूं और मटर ही इसका सही उत्तर होगा। तो बाकी सब अलग है, बाकी ये ग्रुप आपका रबी की फसलों वाला है। जूट की फसल प्रमुखता होती है, जूट की फसल कहाँ पर होती है, और ये जो जगह दी गई आपको बिहार में कहाँ होती है? क्या बिहार के किशनगंज में जूट की फसल होती है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर जरूर टाइप करें। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, क्या किशनगंज में होती है? ऑप्शन नंबर 2 क्या अररिया आरा में होती है? ऑप्शन नंबर 3 क्या गया औरंगाबाद में होती है या गया जहानाबाद में होती है? तो राइट आंसर क्या है आपका दोस्तों, बिहार में जो जूट की खेती होती है, इन सभी ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन राइट है और उसका नाम है किशनगंज। किशनगंज में जूट की खेती होती है। चाय वाला एरिया भी यही है दोस्तों, चाय भी इसके आसपास ही होती है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगहों को उपर्युक्त शब्दों से भरे। जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें उपर्युक्त शब्द भरना है। जैसे पहला है, स्थानांतरित कृषि को रिक्त स्थान भी कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कर्तन दहन कृषि, कर्तन दहन कृषि, क्योंकि काटो जलाओ और फिर खेती करो, ये वाला सिस्टम है। तो दहन कृषि, कर्तन दहन कृषि बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप कर्तन दहन पूरा लिख सकते हैं या खाली दहन कृषि भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं उत्तरी बिहार में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की वाणिज्यिक कृषि होती है। तो बिहार में तो जो वाणिज्यिक खेती होती है वो 3 ही चीज़ होती हैं। एक तो आपका होता है केला, वहाँ पर होता है वाणिज्यिक खेती के। वाणिज्यिक का मतलब ऐसी फसल जिसका उत्पादन बाजार में बेचकर पैसे कमाने के उद्देश्य से, मुनाफे के उद्देश्य से किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर होता है आपका मखाना भी बहुत होता है गुजरात, यहाँ पर 2 फसलों के नाम लिख लें आप, चाहे तो लिख सकते हैं। बिहार, उत्तरी बिहार में केला और मखाना होता है। तो केला और मखाने की फसल जो है उत्तरी बिहार में होती है, तो ये केला और मखाना होता है। आप चाहे तो एक और लिख सकते हैं, तीसरा भी, तंबाकू भी खेती होती है, लेकिन तंबाकू से अच्छा है कि एक जगह मखाना एक जगह केला लिख दोगे तो भी उत्तर सही हो जाएगा। दोनों की दोनों कैसी है? दोनों की दोनों वाणिज्यिक खेती के एग्जाम्पल हैं। जायद फसलों के उदाहरण क्या है? जायद की फसलें कब होती हैं? गर्मी के सीजन, मतलब जब रबी और खरीफ के फसल के बीच का जो गर्मी का सीजन होता है ना, अप्रैल मई जून का सीजन होता है, उसमें जो फसलें बोई जाती है। तो अक्सर अप्रैल मई जून में क्या खाने को मिलता है? आप बोलेंगे सर उस समय तो आपको खाने में मिलेगा तरबूज, बहुत आते हैं तो तरबूज होते हैं उस समय। तो आप बोलेंगे सर तरबूज होगी शायद, बिल्कुल है। खरबूज मिलते हैं हम लोगों को, खरबूज भी बहुत आते हैं, खरबूज भी आपने देखा होगा, तरबूज, खरबूज। खीरा ककड़ी आपने देखी होगी, खीरा। सब्जियां भी बहुत आती हैं। ये सब क्या है? जायद की फसल आती है। तो तरबूज, ककड़ी, खीरा ककड़ी, सब्जियां, ये सब क्या है? ये जायद की फसल है। किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को क्या सुविधा मिलती हैं? किसानों को क्या मिलेगा? किसानों को पैसा मिलेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वित्तीय लाभ मिलेगा। तो किसानों को कौन सी सुविधा मिलेगी? वित्तीय सुविधा मिलेगी। जैविक खादों में भूमि की उर्वरता, खादों में भूमि की उर्वरता शक्ति रिक्त स्थान है। क्या हो, शक्ति क्या है? शक्ति बड़ी है, जैविक खाद बढ़ती है भैया। अगर इसको डालोगे तो क्या होगा? इसकी उपज जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो आपके सामने सारे के सारे ऑप्शन आ गए हैं। कर्तन दहन कृषि, मखाना, केला और तंबाकू, तरबूज, खरबूज, खीरा ककड़ी, वित्तीय सहायता मिलती है और बढ़ती है। ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने जो सोचा है वही इसका उत्तर निकला है। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं, कृषि कार्य किसे कहते हैं? कृषि किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, कृषि एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। तो प्राथमिक क्रिया को ही कृषि कहते हैं, जिसमें खेतों की जुताई होती हैं और उसके बाद फसलों की बुआई होती हैं और विभिन्न फसलें बोई जाती हैं, जिसमें खाद्यान्न फसलें हो या मतलब वाणिज्यिक फसलें हो, साग सब्जियाँ और पशुपालन, ये सब किस में आता है? कृषि कार्य में आता है। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि खेती करने की प्राथमिक क्रिया को कृषि कहते हैं। भूमि को जोत कर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना, जैसे सब्जियां, फल फूल, फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मछली को पालना इत्यादि कृषि कार्य कहलाता है। तो कृषि कार्य क्या है? कृषि कार्य, इन सभी चीज़ों को कृषि कार्य कहा जाता है। तो डेयरी फार्मिंग वगैरह सब इसी में आएगी दोस्तों। खरीफ और रबी की फसलों में क्या अंतर है?
तो खरीफ की फसल तो मैं आपको बता दूं, खरीफ की फसल कब होती है और कहाँ होती है, मतलब किस समय होती है। तो मौसम के आधार पर ये बांटा गया, फसलों को बांटा जाता है 3 भाग में, जिसमें से 2 यहाँ पर पूछा गया है, रबी और खरीफ पूछा गया है। तो खरीफ की फसल होती है मानसून के साथ, मतलब जून और जुलाई में, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, और कटाई जो होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है, नवंबर में कटाई होती है, अक्टूबर नवंबर में। जबकि रबी की फसल की जो बुआई होती है वो होती है अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में इनकी यहाँ पर बुआई होती है, नवंबर, और कटाई जो होती है वो होती है मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में यहाँ कटाई हो जाती है। तो ये रबी और खरीफ की है। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं आप, सोयाबीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, धान का एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर आप मक्का का एग्जाम्पल दे सकते हैं, नीचे क्या दे सकते हैं, गेहूं मटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जौ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो एक एक करके दोनों समझ लेते हैं। खरीफ की फसल मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोई जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। तो मैंने बताया आपको एग्जाम्पल क्या है, धान है, मक्का है, जूट है, मूंगफली है आदि, ये सारे के सारे के इसके एग्जाम्पल है। धान मक्का मूंगफली जूट ये सब एग्जाम्पल है। और रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी की फसलें होती हैं। तो मार्च और अप्रैल में जो काटी जाती है वो रबी की फसलें होती हैं, जैसे गेहूं चना मटर मसूर जौ इत्यादि सारी की सारी फसलें कैसी हैं, ये रबी की फसल का एग्जाम्पल है। तो रबी की फसल के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है, जबकि खरीफ की फसल के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए तेज़ बारिश होने के बाद भी फसलों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचता है और ये सहन कर लेती है। आप खरीफ की फसल में सोयाबीन भी लिख सकते हैं, काफ़ी मात्रा में होती है, क्षमा करें। जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, जीवन निर्वहन कृषि किसे कहते हैं, ऐसी कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य खाली जीवन अपना पेट भरना हो, यानी अलग से मार्केट में बेच के ज़्यादा लाभ कमाने का उद्देश्य ना हो, केवल परिवार का पेट पालने वाली हो। तो जो कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है उसमें जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं। जैसे जनसंख्या का अत्यधिक बोझ है, रोजगार के अभाव में, अन्य साधनों के अभाव में कृषि ही केवल एक अर्थ प्राप्ति का, केवल कमाने का स्रोत है। तो बड़ा परिवार है, खेत छोटा है, तो खाली आप इतने उगा पाते जितने आपके परिवार की आपूर्ति हो जाए और आप खाने पीने का व्यवस्था हो जाए, ऐसी कृषि को निर्वहन कृषि कहते हैं। और भारत में बहुत जगह जीवन निर्वहन कृषि होती है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। छोटे खेत हो गए ना दोस्तों, लगातार परिवार बढ़ता चला जाता है, इसलिए खेत छोटे होते चले गए। व्यापारिक कृषि और बागवानी कृषि की फसलों के बारे में बताइए। तो व्यापारिक कृषि क्या होती है, व्यापारिक कृषि वे फसलें जिनका उत्पादन बाजार में बेचने के उद्देश्य से, मुनाफा कमाने के उद्देश्य से होता है। और उसमें बहुत सारी फसलें आ सकती हैं, जैसे तंबाकू आ गया, जैसे गन्ना आ गया, जैसे मखाना की फसल होगी, ये वाणिज्यिक फसल एक तरह की। बागवानी कृषि में क्या होता है, ज़्यादातर फल फूल सब्जियों की खेती होती है। त्योहार वहाँ आते हैं, अब देश में तो बहुत सारे फूलों की ज़रूरत पड़ती है, तो फूलों की खेती हो रही है, फलों की खेती, सब्जियों की खेती होती है। लगातार शहरों में ट्रकों के माध्यम से ये पहुँचा जाते हैं। तो बागवानी कृषि को ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों छोटे से एग्जाम्पल हैं इनके, और ये भी हम समझ लेते हैं कि व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं। जैसे रबर की खेती हो गई, मखाना तंबाकू मिर्च गन्ना। तो रबर की खेती जो है ना, ये कर्नाटक में होती है, और एक पेड़ होता है जिसमें से रबर निकाला जाता है। तो रबर उसमें से निकलता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। मखाने का इस्तेमाल, मखाना बहुत ज़्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में होता है, बिहार में भी आपने देखा होगा। तंबाकू का इस्तेमाल बिहार में भी होता है। मिर्ची गन्ना ये सब की खेती बिहार यूपी में भी होती हैं, पंजाब में भी होती हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उगाई जाती है। रबर को छोड़ दो तो बाकी सब उगती है बिहार में, और ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती हैं। तो व्यापारिक फसलें हैं, और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें केवल बेचने के उद्देश्य से होती है, और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इनसे। बागवानी फसलें की बात करें तो ये फसलें ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती है। मैंने बोला ना कि ट्रकों में भर के सब्जियाँ लाद के लिए जा जाती है। तो जैसे केला है, फल फूल हैं, जैसे केला आम चीनी फूलों आदि की घरेलू खपत खूब है हमारे देश में। तो चीनी की तो नहीं, लेकिन आम की, फूलों की, चीनी तो इसमें गन्ने के से आ जाएगा। तो केला आम फूलों की सब्जियों की खपत बहुत ज़्यादा है। और फूलों की खेती तो पर्व त्योहार शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ में। तो यहाँ पर फल फूल सब्जियों की खेती की जाती है,
छोटे बड़े शहरों में सप्लाई किया जाता है ट्रक के माध्यम से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ट्रक फार्मिंग भी इसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कृषि की विशेषता क्या है? बिहार की विशेषता बताएं, अगर हम आपको बिहार की कृषि की विशेषता बताएं तो यहाँ की कृषि की विशेषता क्या है? मानसून आधारित, मानसून पर निर्भरता, यहाँ की कृषि की विशेषता है। और विशेषता की बात करें तो छोटे जोतों का आकार, छोटे किसान, यहाँ पर किसानों के पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं है, छोटे किसान हैं। ज़्यादातर भारत में यही समस्या है, ऋण की समस्या, ये हो सकती हैं, और छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी भी एक समस्या रही है। छुपी हुई बेरोजगारी, तो ये कुछ विशेषताएं, इनको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे किसान और ऋण की समस्या, मानसून पर निर्भरता, और चाहे तो आप पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, बारिश पर निर्भरता बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की कृषि की विशेषता क्या रही है कि बिहार की कृषि की मुख्य विशेषता है इस प्रकार है, बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। ज़्यादातर जो लोगों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, साल में एक ही खेती उपजाते हैं और वो मानसून आधारित होती हैं। और वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता मतलब वर्षा कम हो रही है तो कम होगी फसल, ज़्यादा हो रही है तो भी खराब हो सकती हैं। तो फसल तभी अच्छी होगी जब वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, और पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्पवृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचाती है, कभी कभार ओलावृष्टि हो जाती है। इस तरह यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती हैं, ज़्यादातर फसलें। खेती करने के तरीके काफ़ी पुराने हैं, पारंपरिक खेती भी यहाँ का एक विशेषता है। खेती करने के तरीके पुराने हैं, हल बैल कुदाल खुरपी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। खेती श्रम पर आधारित है, अधिक आश्रित है, मशीनों का कम इस्तेमाल किया जाता है। परंपरागत कृषि भी यहाँ की विशेषता है। तो दो विशेषता तो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझ में आ गई हम लोगों को। तीसरी जो है छुपी हुई बेरोजगारी, हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई और कटाई के दौरान कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन अगर वो लोग नहीं भी लगे रहेंगे उसके बाद भी फसल उतनी ही होगी, क्योंकि ज़मीन पे अगर कितने ही लोग लग जाओ वो उत्पादकता तो बराबर ही देंगी ना, उतनी जितनी देनी है। तो ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लाना संभव समझ में आता है, लगा होना समझ में आता है, जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न होते हैं। रोजगार नहीं होता इसलिए वो खेती करते हैं। होता है जिसके पास ज़मीन होती है वो खुद पढ़ाई करता है, किसी किसान के बेटे से पूछना वो क्या करेगा, पहले पढ़ाई करेगा, सब कुछ काम करेगा, करते 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 बहुत कुछ पढ़ लिया, नहीं लगा नौकरी, तो आखिर में बोले मैं खेती करूँगा। तो अगर खेती को आप रोजगार मान रहे हो तो फिर दूसरे रोजगार की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। तो वो क्या करता है, जब सब कुछ हार के जाता है तो आखिर में खेती करता है, तो वो अपने आप को समझता है भाई मैं तो बेरोजगार थोड़ी हूँ, मैं तो खेती कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में वो मजबूरी में कर रहा है, तो वो रोजगार में वो बेरोजगार समझा जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। छुपी हुई बेरोजगारी मतलब वो कि एक परिवार में 10 सदस्य खेती कर रहे हैं, और इससे पहले 5 थे तब भी इतनी खेती हो रही थी, और 10 हो गए तब भी खेती उतनी हो रही, और ऊपर से कंजम्पशन बढ़ गया। तो ऐसे में क्या 5 लोग अपने आप में छुपी हुई बेरोजगारी है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि हम लोग तो काम करते हैं, हम थोड़ी बेरोजगार है। तो ऐसे कुछ होता है। तो बिहार में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। कृषि किन कारकों पर से प्रभावित होती है? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, तो कृषि की कारक की बात करें ना, कृषि के कारक की बात करें तो क्या है इसको, ये पहला कारक वर्षा पर निर्भरता, वर्षा पर निर्भरता, छोटी जोत का आकार, छोटी जोतें, उसके अलावा ऋण की समस्या, ये हो सकता है, ऋण की समस्या हो सकता है, और सिंचाई का अभाव, समस्या, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो सिंचाई की समस्या भी एक समस्या हो सकती है। तो भारतीय कृषि की कई सारी समस्या हैं, सिंचाई की समस्या, ठीक है। तो एक एक करके कारण समझते हैं क्या क्या कारण है। पहला कारण है वर्षा पर अधिक निर्भरता।
वर्षा पर हमारे पूरे भारत देश की बात करें तो ज़्यादातर किसान बारिश पर ही डिपेंडेंट है। तो भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग ही सिंचित है, सिंचाई की सुविधा कम है और बाकी शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करते हैं। तो ज़्यादातर क्षेत्र जो हैं वो मानसून पर ही निर्भर करते हैं। कभी अल्पवृष्टि हो तो कभी अतिवृष्टि हो तो फसलों का उत्पादन तो प्रभावित होता है। इसका मतलब वर्षा की जो निर्भरता है वो फसलों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। दूसरा कारक है खेतों के छोटे आकार का होना। क्योंकि हमारे देश में व्यवस्था कि हमारे देश में ये परिवार की जो प्रणाली है ना, पुराने तरीके कि इसमें 2 बेटे हैं तो शादी के बाद वो अलग हो जाते हैं, बंटवारा होता है। ये बंटवारा जो शब्द है, ये बंटवारा खाली परिवार या खाली घर का बंटवारा नहीं होता है, ये ज़मीन का बंटवारा भी होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक हो चुकी है क्योंकि ज़मीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। चकबंदी के अभाव में भू जोत बिखरे हुए हैं और छोटे भू जोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते। छोटा खेत को ज़्यादा लाभ नहीं देगा आपको और ऊपर से नुकसान कर सकता है। चकबंदी भी नहीं हो रही है। चकबंदी मतलब बिखरे हुए खेत को एक जगह करना, गवर्नमेंट करती है ये, अलग अलग जगह बिखरे खेत तो उनको एक करना ही चकबंदी कहलाती है। भूमि का असमान वितरण एक ये बड़ी समस्या भारत में रही है। भारत में सभी किसानों के पास बराबर भूमिका है, किसी के पास कम तो किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के पास खेती नहीं है। ऐसा क्यों है? ब्रिटिश शासन काल के दौरान जमींदारी व्यवस्था लाई गई थी। उसमें जो किसान लगान नहीं दे सकते थे उस किसान को अपनी ज़मीन का टुकड़ा उस जमींदार को सौंपना पड़ता था और धीरे धीरे जमींदार के पास ज़मीन बढ़ती गई और किसान के पास ज़मीनें छोटी होती गई। ये असमान वितरण के कारण भी कृषि प्रभावित होती है। तो भूमि का असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित होती है। अंग्रेजों के शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया और स्वतंत्रता के बाद भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू तो हुई लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। तो सुधार तो हुआ कुछ हद तक लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा लाभ मिला नहीं उसका। नेक्स्ट जो चौथा प्रकार है वो है कृषि ऋण की समस्या। एक ये हमारी विशेषता है, एक कारक है। छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक इन सभी चीज़ों को लिए, छोटे किसान या बड़े किसान सबको इन्वेस्ट तो करना, बड़े के पास तो पैसे होते हैं। छोटे किसान के पास बीज खरीदना है तो पैसे चाहिए, कीटनाशक खरीदना है तो पैसे चाहिए, खाद खरीदना है तो पैसे चाहिए, मजदूर करना है तो पैसे चाहिए। इन सब पैसों के लिए महाजन व अन्य संस्थाओं से वो कर्ज लेते हैं क्योंकि कर्ज लेने की व्यवस्था नहीं है उसके लिए। ऊंची सूद पर, दर पर, कम उत्पादन और मौसम की बेरुखी, कई बार मौसम भी साथ नहीं देता है और बिचौलिए भी आखिरी में लाभ कमा लेते हैं जिससे किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता और किसानों का शोषण होता है। ऐसी स्थिति में ऋण नहीं लौटा पाते और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। अगली बार क्या करेगा? वो खेती नहीं करेगा, कम खेती करेगा, ऋण नहीं उठाएगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, खेती में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर कीटनाशक, अगर उर्वरक नहीं डालेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे तो खेती कैसे होगी? पॉसिबल ही नहीं है खेती का होना। और लास्ट समस्या है कृषि विपणन की समस्या। विपणन मतलब बेचने की समस्या। अच्छा बाजार नहीं होने की वजह से और अच्छी माल की अच्छा प्राइस नहीं मिलने की वजह से किसान कई बार मायूस हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा उपज हो गई, बहुत अच्छी बम्पर पैदावार हो जाती है तो मार्केट में रेट डाउन हो जाता है। कई बार मौसम की बेरुखी की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है, थोड़ी फसल उगती हैं और उस समय भाव बढ़ जाते हैं। तो जब ज़्यादा हमारे पास था तब भाव बढ़ना चाहिए था ना। तो अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पाद को बिचौलियों और व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। तुरंत काटा और खेत से निकाल के सीधा दे दिया बिचौलियों को। क्यों? क्योंकि उसको ऋण चुकाना है, नहीं तो थोड़ा दिन रोकेगा तो प्राइस बढ़ती है सामने। बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े किसान इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और बेचने के लिए बाध्य है जो उनको उचित मूल्य नहीं देते। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और न ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। तो विपणन की समस्या बड़ी समस्या है, लेकिन अभी सरकार ने MSP लागू करके रखी हुई, इसको ध्यान रखना आप। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सरकार ये देता तो है, इससे फ़ायदा तो काफ़ी है। समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बदौलत कई सारे किसानों को फ़ायदा तो मिला है कि आपको कम से कम इतना समर्थन मूल्य, मतलब आपकी फसल बिल्कुल कम में तो नहीं बिकेगी, एक फिक्स कर दिया अमाउंट कि इतने पे तो बेचना है। तो MSP आजकल क्या बहुत समय से चल रही है, 1969 से भारत में है। तो MSP बहुत अच्छी आजकल 22-24 फसलों पर दी जाती है। तो आप MSP में रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने फसल को सरकार को बेचिए उचित दामों पर। दोस्तों, ये हमारा यूनिट नंबर 2 यानी कृषि जो हमारा चैप्टर था, इसको हमने कर लिया है आज।
और आशा करता हूँ कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लाया दूसरा विकल्प जिसका नाम है magnetbrains.com। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको देता है सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने बिहार बोर्ड को यहाँ से कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, क्योंकि चौथे नंबर पे बिहार बोर्ड लिखा हुआ है। जैसे बिहार बोर्ड पे जाएंगे आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है, जैसे कक्षा सेलेक्ट करेंगे आपके सामने अपनी कक्षा के टीचर आपके सामने दिखाई देंगे। तो ये कक्षा 8वीं के बिहार के टीचर आपके सामने हैं। और जैसे आपको आपका कोई भी सब्जेक्ट, मान लो सामाजिक विज्ञान में आपको हमारी दुनिया पढ़नी, भूगोल, तो ये वॉच नाउ पर क्लिक करें। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने वॉच ऑल वीडियोज आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आपको पाठ्यक्रम परिचय, इकाई 1 संसाधन, ऐसे आपको दूसरे चैप्टर भी दिखाई देंगे। बस चैप्टर पर क्लिक करें और अपना वीडियो देख सकते हैं, मतलब जो आपको वीडियो देखना है काम का है वो देख सकते हैं, वीडियो नोट्स बना सकते हैं, कक्षा में टॉप कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लाया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।